नमस्कार, कमोडिटी फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और कमोडिटी बाजार की सारी हलचल लेकर हाजिर हूं मैं। भारतीय बाजार में इस वक्त कमोडिटी मार्केट में बुलियन मार्केट सोने चांदी की ऐतिहासिक तेजी के साथ साथ आगे आपको किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। कच्चे तेल की चाल में ये सुस्ती और इस सुस्ती के पीछे का कारण क्या है, इस पर विस्तार से बातचीत होगी। वहीं बेस मेटल्स का हाल क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ न सिर्फ नॉन एग्री बल्कि एग्री कमोडिटीज पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि स्पाइसेस यानी मसालों की चाल में हम देख रहे हैं बिल्कुल बढ़िया तेजी के बीच कामकाज है और ग्वार पैक में हम देख रहे हैं वॉलेटाइल ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। इन तमाम के साथ साथ आपके सवालों के जवाब देने की भी कोशिश होगी। हमारे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। 9136934065 पर सवाल आप अपने व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके तमाम सवालों को हम इस बुलेटिन में शामिल कर पाएं। सोशल मीडिया के जरिए भी अपने सवाल आप हमें भेजिए। पूरी कोशिश होगी कि इन तमाम माध्यम से हमें जो सवाल मिल रहे हैं कमोडिटी मार्केट, नॉन एग्री, एग्री कमोडिटी के, वो आप तक हम आपको उनके जवाब दे पाएं। और इन्हीं सवालों के जवाब कमोडिटी बाजार पर अपना रुख लेकर हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट, कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं। कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा है मेरे साथ, वहीं भूपेश शर्मा भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, आप दोनों का ही स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। रवि, शुरुआत नॉन एग्री कमोडिटी के साथ कर लेते हैं और नॉन एग्री कमोडिटी में भी इन पर्टिकुलर सिल्वर। वैसे तो कैटेगोरिकली करीब 6 से 8 महीने पहले 18 आवर्स स्वदेश ने सबसे पहले ये बात सामने रखी थी कि गोल्ड और सिल्वर में भी सिल्वर आउट परफॉर्म करती दिखेगी, और उसके बाद जो है हमने स्टोरी देखी है किस तरह से सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस देखी। लेकिन न सिर्फ सिल्वर, पूरे के पूरे प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड सिल्वर दोनों ही काफी अच्छी चमक दिखा रहे हैं और एक हाथ दो सेशंस की उठापटक के बाद वापस से हम देख रहे हैं नए स्तर। अब ये चांदी 3 लाख के भी पार चल पड़ी है। सेफ हेवन, सुरक्षित निवेश के तौर पर इक्विटी मार्केट्स में जितनी वॉलेटिलिटी, कंटिजेंट सिनेरियोज आते हैं, निवेशक जो है उतनी ही प्रेशियस मेटल्स की तरफ जुड़ते हुए देखने को मिलते हैं और वही कुछ हो रहा है। कैसे देख रहे हैं सोने की चांदी की चाल यहां से, और फर्दर स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी तरफ से? जब से ये साल लास्ट कैलेंडर ईयर दोनों हमारा जो हॉट पिक रहा या बेसिकली हमने जिस पे सबसे ज्यादा बुलिश रिकमेंडेशन दिया था वो सिल्वर ही था, और लगातार मींस के 94,000 मुझे याद है उस दिन से हम लगातार इसमें बाइंग में ही है। अभी भी मींस के कोई रिवर्स व्यू नहीं है। जब तक प्राइसेस में जो तेजी का ट्रेंड है जारी रहेगा तब तक मुझे लग रहा है कि कोई फंडामेंटल में ज्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा है। वही सप्लाई रिलेटेड कंसर्न्स, वही जो CME-LME के बिटवीन का एक बेसिक रिस्क टैरिफ का, एंड तीसरा जो फैक्टर मेजर है वो है जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स फिर से हायर लेवल से रेस्ट हुआ है एंड आगे जाके फेड जो रेट में बदलाव करेगा उससे एक बुलिश व्यू बनेगा इंडस्ट्रियल मेटल्स में। तो सारे जो फैक्टर्स है अभी भी कोई बड़ा रिवर्सल नहीं है। इन बिटवीन करेक्शन 2 ही टाइम आए हैं। पहली बार जब CME का मार्जिन बढ़ा तब उसका करेक्शन आया, और सेकंड टाइम जो मार्केट में न्यूज चले कि ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स में सिल्वर का वेट कम होगा, उस टाइम एक करेक्शन आया। दोनों बार मैंने बोला था कि एक टेक्निकल करेक्शन है, दोनों न्यूज ड्रिवन करेक्शन है, और एक ही दिन करेक्शन सस्टेन हुआ और बाद में फिर से एक नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है। अभी भी बदलाव नहीं है कोई, हालांकि काफी चल चुका है। आई थिंक 1-2 दिन शायद अभी भी बुलिश रहे, बट अभी एक ब्रॉडर रेंज पे 3,08,000 3,10,000 के आसपास एक बार रेजिस्टेंस आता हुआ दिखेगा। तो इससे बेटर है आप यहाँ पे थोड़ा प्रेशर गोल्ड पे आएगा बाइंग साइड का, और मुझे लग रहा है कि वहां पे फोकस करें। जो जियोपॉलिटिकल रिस्क एज वेल एज नाटो US रिस्क है वो थोड़ा मार्केट में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। पर्टिकुलर गोल्ड की बात करें तो आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे बाय करें। एक 44,800 के करीब, एक 44 के करीब का स्टॉप लॉस लगाए, एंड ऊपर जो टारगेट है वो 1,46,000 तक आते हुए दिख सकते हैं। और शॉर्ट टर्म की बात करें मुझे 1,50,000 तक के टारगेट की उम्मीद है। और अगर सिल्वर थोड़ा आपको कम रिस्क लेके सिल्वर को आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो मेरे हिसाब से बुलडेक्स एक बेटर ऑप्शन है, जिसमें गोल्ड सिल्वर का कॉम्बिनेशन है। एंड आई थिंक यहाँ पे 39,700 के करीब बाय करें, 39,500 का स्टॉप लॉस लगाए, और 40,200 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो चलिए, सोने चांदी में फंडामेंटल्स यहां से फर्दर भी काफी दुरुस्त नजर आते हैं। 1,45,800 तक के लेवल्स भी गोल्ड में नजर आ सकते हैं। करीब 1.5% की तेजी हम देख रहे हैं, परसेंटेज वाइज नहीं,
पॉइंट वाइज तेजी देखिएगा जरूर गोल्ड सिल्वर में, काफी बढ़िया बढ़ाते हैं। इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स के जो कॉल्स आए हैं और व्यूअर्स के जो सवाल है उसमें भी ज्यादातर सवाल सोने चांदी को लेकर ही है। भूपेश, आपसे भी गोल्ड सिल्वर पर आपके टेक्स जानना चाहेंगे, लेकिन एक एक कर हमारे व्यूअर्स के सवालात जो हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। महाराष्ट्र से दिनेश का ये कहना है कि 2,92,500 पर उन्होंने चांदी में बिकवाली की है, अब क्या किया जाए। चांदी कल सुबह $100 तक जा सकती है नहीं, ये महावीर बेंगलुरु से पूछ रहे हैं। दिल्ली से रोहित का ये कहना है सोने चांदी में आने वाले दिनों में किस तरह के ट्रेंड्स नजर आएंगे। और वहीं शिव तिवारी अयोध्या से पूछ रहे हैं कि सोने में निवेश करने का क्या ये सही समय है या नहीं। भूपेश, आपसे सवाल होगा गोल्ड सिल्वर पर। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा असमंजस अब यही है कि इतना ज्यादा चल गए हैं गोल्ड सिल्वर, न सिर्फ निवेश के लिहाज से, लेकिन भारत तो ऐसा देश है कि एक तरह से सेंटिमेंट से भी जुड़े हुए हैं गोल्ड सिल्वर, और वार त्योहार पर भी गोल्ड सिल्वर की खरीदारी होती है। तो इन स्तरों पर आप जैसे विशेषज्ञ की राय क्या होगी, गोल्ड सिल्वर में करना क्या चाहिए? जी नमस्कार। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर में सबसे पहली सलाह तो ये रहेगी कि कृपया भाव देखकर बिकवाली ना करें कि 2,50,000 आ गया भाव आप बेच दें, 3 लाख आ गया आप बेच दें। तो इस प्रकार की बिकवाली से दूरी बनाएं। और गोल्ड में तो विशेषकर कभी भी बेचना ही नहीं चाहिए। और ये एक स्पेसिफिक क्लास का स्पेसिफिक एसेट क्लास है, तो इसमें हमेशा ही जभी भी डिप आए 5 से 10% तक खरीदारी करके ही व्यापार करना चाहिए। और थोड़ा अगर हम पास्ट में जाएंगे तो ये देखेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे या अभी भी हमारे माता-पिता हैं, वो हर दीपावली पर सोने या चांदी का सिक्का खरीदता है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट उन लोगों का किया हुआ है, वो अभी देखिए कितने एक साथ ही कितने गुना हो गया है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को इन्वेस्टिंग करनी है, तो चाहे भाव कितने भी बढ़ जाएँ, तो जो सोने और चांदी के सिक्के हैं, वो हमेशा इन्वेस्टिंग के रूप में खरीदते रहें। और अगर कोई ईटीएफ खरीदना चाहे इन्वेस्टिंग के हिसाब से, तो अभी भी खरीद सकते हैं, कोई बुराई नहीं। ओके, सो बिकवाली तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। इनफैक्ट गोल्ड सिल्वर में खरीदारी का ही मन यहाँ से आगे बनाकर चले, चाहे आप निवेश के लिहाज से खरीद रहे हैं या फिर अपने पर्सनल यूजेज के लिए भी लेकर चल रहे हैं। गोल्ड सिल्वर के लिए यहाँ से आगे भी फ्यूचर काफी ब्राइट है, इसी के चलते यहाँ से निकलने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। इनफैक्ट जितना ऐड कर सकते हैं उतना ऐड कीजिएगा। बहरहाल हमारे व्यूअर्स इंटरेस्ट के लिए क्विकली बता देते हैं कि आखिरकार सोने चांदी में रिकॉर्ड तेजी के पीछे की वजह है क्या है। एक तो ट्रंप ने नए टैरिफ की धमकी दी है, जिससे सेफ हेवन, जो मैं बता रही हूँ, सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी की मांग बढ़ी है। जैसे जैसे देश और दुनिया में इक्विटी मार्केट्स में किसी भी तरह के सिनेरियोज पैदा होते हैं, तो सुरक्षित निवेश के तौर पर निवेशक तुरंत प्रभाव से गोल्ड सिल्वर की तरफ मुड़ जाते हैं, और यही हुआ है। अमेरिका ने ग्रीन फील्ड पर नियंत्रण के लिए 8 यूरोपियन देशों पर टैरिफ की चेतावनी दी है। यूरोपीय नेताओं ने जवाबी कार्रवाई पर चर्चा शुरू की है। अमेरिका के सामान पर फिर से टैरिफ लगाने का पुराना प्लान चर्चा में आ चुका है। सो टैरिफ को लेकर जो सिनेरियोज पैन आउट हो रहे थे, वहां पर एक और अपडेट आता हुआ दिखा है, जिससे ये सारी सिचुएशन जो है वो और ज्यादा वॉलेटाइल होती हुई नजर आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने ईयू का एंटी कोर्शन एक्टिव करने की भी अपील की है। वहीं ट्रंप प्रशासन ने क्रिटिकल मिनरल्स पर टैरिफ नहीं लगाने का फैसला किया है। साथ साथ सिल्वर पहले से ही यूएस की क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में शामिल था। ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिकल्स में सिल्वर की अहम भूमिका, आपको पता होगा। सिल्वर लगातार हम बताते हैं सिर्फ प्रेशियस मेटल नहीं, इंडस्ट्रियल मेटल भी है, और कई सारी इंडस्ट्रीज में सिल्वर का उपयोग होता है। सप्लाई की कमी और लंदन मार्केट में स्क्वीज के चलते सिल्वर जो है स्ट्रैटेजिक एसेट एक तरह से बनता हुआ दिखा है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर चला है अब सिल्वर। गोल्ड सिल्वर पर हमारे एक्सपर्ट्स के टेक्स भी आपके सामने हमने रखे। इस बीच सिल्वर से और गोल्ड से आगे बढ़ अब एनर्जी पैक की बात करते हैं और कच्चे तेल की चाल को आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्रूड अगर आप देखेंगे दबाव के साथ फिलहाल कामकाज कर रहा है। $64 प्रति बैरल के आसपास आप देखेंगे ब्रेंट क्रूड में कामकाज। वहीं WTI क्रूड जो है $59 के आसपास कामकाज करता हुआ करीब करीब 1% की गिरावट दोनों ही में नजर आ रही है। वही घरेलू बाजार में कच्चे तेल की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, वहां पर भी ट्रेंड कुछ इसी तरह का, आधे से 1% तक की गिरावट के बीच कामकाज है। लेकिन बेहद सरप्राइजिंग है जो नेचुरल गैस के साथ हो रहा है। 12% की बढ़त, क्या मैं सही रीड कर रही हूं? और अगर हाँ, तो फिर रवि, नेचुरल गैस में आखिरकार ये क्या हो रहा है और क्या सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं आपके हिसाब से?
जैसे नेचुरल गैस में हमने लास्ट वीक एक वीक के लिए बाय दिया था। नेचुरल गैस में आई थिंक टॉप प्राइसेस 300 के नीचे थे एंड ये एक ही दिन में टारगेट अचीव हो गया। तो बेसिक यही रीजन है कि जो वेदर रिपोर्ट आया था वीकेंड में यूएस का, उसमें कूलर वेदर की एक्सपेक्टेशंस थी और लास्ट 3 से 4 हफ्ते से ये मीन्स के इतने कूलर वेदर की एक्सपेक्टेशन आई नहीं थी। तो आई थिंक एक सप्लाई रिलेटेड मीन्स के जो इश्यूज है वो आगे जाके इमर्ज हो गए, ऐसा मार्केट प्रेडिक्ट कर रहा है। सेकंड है कि जो जिस हिसाब से यूयू एंड यूएस के रिलेशंस खराब होने की मार्केट को उम्मीद है, तो ऑलरेडी यूरोप ने अपने रिलेशंस जो एनर्जी रिलेटेड थे रशिया के साथ वो टोटली कट करके पूरा जो उसका डिपेंडेंस था वो भी पूरा डिपेंडेंस उन्होंने एनर्जी पे यूएस पे लगाया है। तो यूएस अभी उसका मेजर सप्लायर है, क्योंकि इंडिया भी पहले रशिया से इंपोर्ट करके यूरोप को सप्लाई करता था सारे एनर्जी आइटम, बट अभी ये काफी पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक सप्लाई रिलेटेड कंसर्न जब डिमांड पिक है तब वो खड़े हो रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में ये तेजी बनी रहेगी। लेवल स्पेसिफिक 312 से 313 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस 304 लगाए एंड टारगेट 330 तक आता हुआ दिख सकता है। वहीं क्रूड की बात करें तो आई थिंक क्रूड में जो गिरावट है एक सेंटिमेंटल है, क्योंकि अभी जो ईरान यूएस का फोकस था वो यूएस नाटो पे चला गया है एंड इस हिसाब से यहाँ पे प्राइसेस में थोड़ा हल्की सी गिरावट है। बट मुझे ऑल ओवर जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी ईरान के एज इट इज लग रहा है, उसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है। आज थोड़ा डिमांड फैक्टर को लेके प्राइसेस कूल हुए हैं, ओवरऑल फंडामेंटल इज गुड एंड ये करेक्शन मेरे हिसाब से अगर 5360 के करीब आ जाए तो क्रूड में कॉन्ट्रा को लेके बाय करे, 5300 का स्टॉप लॉस लगाए एंड जो टारगेट है 2 सेशन रुके इसमें 5460 तक आता दिख सकता है। यूएस के मार्केट क्लोज है तो शायद सेकंड हाफ कमोडिटीज के लिए टैपिड होगा, बट कल ओपनिंग पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा रिएक्शन फिर से पॉजिटिव साइड यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। ओके 5000 और उसके ऊपर तक के टारगेट घरेलू बाजार में हम देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल पर नजर आ सकते हैं, ये कहना है रवि देवरा का। और नेचुरल गैस पर भी एक टेक, और इनफैक्ट जो टारगेट्स उन्होंने सुझाए थे वो टारगेट्स मीट होते हुए भी नेचुरल गैस में इस वक्त तो नजर आ रहे हैं। हालांकि कच्चे तेल की चाल में अभी उबाल थमा है, लेकिन यहां से फर्दर अपसाइड आने वाले दिनों में वापस से लौटती हुई दिख सकती है। भूपेश, क्या कच्चे तेल की चाल और नेचुरल गैस पर आपके भी सिमिलर टेक्स हैं? क्या ट्रिगर्स इस वक्त आप देख रहे हैं एनर्जी पैक पर हावी होते हुए? ये जो जियोपॉलिटिकल इशू बना हुआ है विशेषकर कच्चे तेल के लिए, वो मुझे लगता है कि अभी भी कच्चे तेल में मंदी तो नहीं होने देगा। और काफी बाजार पिछले हफ्ते बढ़ा था, तो उसका एक जस्ट छोटा सा मार्केट पुल बैक ले रहा है, जिसको काम डाउन कह सकते हैं बाजार। मुझे लगता है कि 5300 बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अगर इंटरनेशनल भाव की बात करें तो 55 तो पोजिशनली नहीं तोड़ेगा, और फिर अगर हम वैसे बात करें तो 58 का भाव भी अभी एक बार टूटना मुश्किल रहेगा स्ट्रीट क्रूड के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बाजार में तेजी जारी रहनी चाहिए। क्रूड में अपसाइड में 5500 5650 तक के लक्ष्य भी संभावित हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में जैसे ही यूएस में और यूरोप में वेदर में थोड़ी ठंडी बढ़ती है, वैसे ही यहाँ पर एक उछाला देखने को मिलता है। विशेषकर इन दिनों में ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में कोई भी शॉर्ट पोजीशन करके या कैरी करके बिना हेज कैरी करके पोजीशन को ना जाएं ओवरनाइट। तो आज बाजार काफी गैप अप खुला था। जब बाजार सुबह खुला था तो तकरीबन 9% ऊपर था, और वहां से भी बाजार में 5% ऊपर की तेजी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी तेजी का दौर जारी रहना चाहिए। विशेषकर नेचुरल गैस के बाजार की बात करें तो यहाँ मोमेंटम काफी पॉजिटिव है, ट्रेंड भी पॉजिटिव है। तो जहां कहीं भी 5 से 4 रुपए का या 6 रुपए का गिरावट मिलती है तो नीचे में 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करें। अपसाइड में 323, 330, 335 के लक्ष्य भी संभावित हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो चलिए, कच्चे तेल की चाल, नेचुरल गैस, एनर्जी पैक, ओवरऑल हमारे एक्सपर्ट की तरफ से यहाँ पर टेक हमें मिलता हुआ दिखा है। इस बीच अगर व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स के अलावा बेस मेटल्स पर भी फोकस है और बेस मेटल्स से जुड़े सवाल भी है यहाँ पर। कॉपर के दाम अगर आप देखेंगे करीब 1300 रुपए के पास है, 1% की तेजी वहां पर नजर आती है। एल्यूमिनियम में आधे % से अधिक का उछाल नजर आ रहा है। जिंक में भी हल्की बढ़त के साथ कामकाज देखने को मिला। लेड में भी तेजी है, वही निकल भी
1% की तेजी दिखा रहा है। तो एब्सोल्युटली अगर आप देखें प्रेशियस मेटल्स में काफी बढ़िया तेजी गोल्ड सिल्वर पे हम पाई गई है। बेस मेटल्स की चाल में भी अच्छा खासा एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। रवि, आपसे समझना चाहेंगे, कॉपर सबसे ज्यादा वैसे प्रॉपर परफॉर्म करता हुआ इन दिनों नजर आ रहा है। बेस मेटल्स में कौन सा पर्टिकुलर मेटल, क्या कोई स्ट्रैटेजी इस वक्त आप डेवलप कर रहे हैं? जब से कॉपर पे ही आई थिंक पॉजिटिव रिकमेंडेशन होगा। पर्टिकुलर सिल्वर का जो भी इतना तेजी है उसका फॉलो अप बाइंग ऑलवेज कॉपर में हमने देखा है। एंड आज थोड़ा हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आया। बेसिक रीजन था सुबह जो चाइना के जीडीपी ग्रोथ के डेटा है या उसके रिटेल सेल्स के डेटा है, एक्सपेक्टेशन से थोड़े लोअर आए। तो आई थिंक हिसाब से आज कंसोलिडेशन है। वैसे भी यूएस मार्केट क्लोज है हिसाब से कोई बड़ा फॉलो अप नहीं है। एंड एलएमई में तेजी होती, बट जो अभी मीन्स के नाटो के साथ यूएस का रिस्क बढ़ रहा है, तो इससे थोड़े इकोनॉमिक कंसर्न्स के मार्केट मीन्स की चिंताएं देख रहा है। तो मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है जिससे प्राइजेस में हायर लेवल से करेक्शन है, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। 1294 के करीब आई थिंक कॉपर में बाई करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1287 एंड टारगेट वुड बी 1310। ओके, तो चलिए ये रहा है कॉपर पर इन पर्टिकुलर हमारे एक्सपर्ट की तरफ से जो स्ट्रैटेजी आ रही है वो स्ट्रैटेजी भी लगातार आपकी स्क्रीन पर हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बेस मेटल्स की चाल में काफी बढ़िया बढ़त इस वक्त नजर आ रही है। और यहां से भूपेश एक टेक आपसे भी जानना चाहेंगे, कॉपर, एल्यूमिनियम, लिंक, लेड, निकल और जिंक, इन तमाम में हम देख रहे हैं मजबूती के साथ कामकाज, लेकिन कॉपर और एल्यूमिनियम बीटिंग द ऑल ऑन टॉप ऑफ इट। रवि तियोरा की तरफ से राय कॉपर में 1310 तक के लक्ष्य, 1287 के स्टॉप लॉस मेंटेन करने की है। 1294 के लेवल्स पर खरीदारी के मौके आधे से 1% की तेजी हमने पाई है। भूपेश, आपका टेक बेस मेटल्स पर क्या होगा? जी, बेस मेटल्स के बाजारों की बात करें तो बेस मेटल्स के सभी बाजारों में अभी तेजी का ही रुख जारी है। मुझे लगता है कि कॉपर और एल्युमिनियम दोनों बाजार आउट परफॉर्म करने चाहिए जिस प्रकार से तेजी कर रहे हैं। एल्युमिनियम का बाजार काफी अच्छा लगता है करंट भाव पर, तो करंट भाव पर एल्युमिनियम में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 318 का दाम है और यहाँ पर कहेंगे कि 315 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजिशनली यहाँ खरीदारी कर सकते हैं 321 325 के लक्ष्य के लिए। अगर कॉपर की बात करें तो इंट्राडे में कॉपर में 1299 का करंट दाम है, यहाँ खरीदारी करें 1295 का स्टॉप लॉस लगाकर। स्टॉप लॉस काफी छोटा दिया है, परंतु अगर जो लोग बड़ा करना चाहें तो वे लोग 1291 का स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। 1305, 1310, 1315 के लक्ष्य यहाँ पर संभावित हो सकते हैं। अब बेस मेटल्स के बाजारों में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अभी सभी के सभी बाजारों की स्ट्रेंथ काफी पॉजिटिव है और यहाँ पर एक अंडर परफॉर्मर बाजार जरूर अभी तीनों मेटल्स में जिंक का देखने को मिल रहा है। तो मुझे अगर कैटेगरी वाइज देखना होगा तो एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक इस प्रकार से इसमें सलाह देनी होगी। ओके, तो चलिए ये टेक इस वक्त मिलता हुआ कॉपर 1305 पहला लक्ष्य। भूपेश शर्मा की राय 1310 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। 1300 के स्तरों पर खरीदारी के मौके एब्सोल्युटली 1295 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप देखेंगे बेस मेटल्स की चाल में कॉपर पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन जो है वो एब्सोल्युटली बनता हुआ देखने को मिला है। नॉन एग्री कमोडिटी में तो ठीक ठाक है, अच्छे खासे मूव्स यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रहे हैं। और इस वक्त अगर आप देखेंगे बेस मेटल्स में भी अच्छा खासा एक्शन, प्रेशियस मेटल्स में भी अच्छी खासी तेजी, वहीं कच्चे तेल की चाल में भले ही हम कम मजबूती देख रहे हैं, लेकिन ऑल इन ऑल नॉन एग्री कमोडिटी में काफी बढ़िया एक्शन के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। वन लास्ट एक रवि, आपसे करेंसी पैक पर भी मैं जानना चाहूंगी, उसके बाद हम एग्री कमोडिटी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन करेंसी की चाल डॉलर के मुकाबले रुपए में जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, कोई ट्रिगर्स बनते हुए और यहां से आगे फर्दर किस तरह के लेवल्स आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? जब से आज आईएमएफ का जो रिपोर्ट आया, आई थिंक पर्टिकुलर जो जीडीपी ग्रोथ, इंडिया स्टिल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, अभी भी उसका टेक इंडिया के पास ही है। तो हिसाब से थोड़ा स्ट्रेंथ आया है, बट मार्केट में जो बड़ी तेजी है वो तब आएगी जब हमारा यूनियन बजट आएगा और उसमें फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ गवर्नमेंट यहाँ पे पेश करेगी। अभी मार्केट की उम्मीद है कि शायद हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है इस टाइम अच्छा सब्सटेंशियल हाइक होगा और 4% के ऊपर ये फिस्कल डेफिसिट रहेगा। अगर कोई भी फिगर आ जाता है 3.8, 3.9, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ट्रिगर होगा। और उसके तुरंत बाद रिजर्व बैंक की पॉलिसी है, अगर गवर्नमेंट फिस्कल रोड मैप पे कंटिन्यू रहती है एंड इन्फ्लेशन के डेटा अगर लोअर रह जाते हैं, तो मेरे हिसाब से रुपये में उसके बाद एक अच्छी स्ट्रेंथ बनेगी।
पर्टिकुलर अभी के जो फंडामेंटल्स है उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। जो एफआईएस का सेलिंग, एफडीआई का कम इंडिया में निवेश करना, साथ में अभी जो सेंटिमेंट हो ट्रेड एंड टैरिफ को लेके भी ग्लोबली आज नेगेटिव बने हुए हैं ओवरऑल हमारे ऊपर। क्योंकि इंडिया एंड ब्राजील ये दो कंट्री ऐसे है जिसपे 50% टैरिफ बने हुए हैं, और एडिशनल अगर ईरान के टैरिफ आए तो वो 75 हो गए। तो मेरे हिसाब से टैरिफ का टेंट्रम जब तक हम यूएस के साथ ट्रेड डील साइन नहीं करेंगे तब तक होगा। बट शायद नेक्स्ट वीक मार्केट में न्यूज है कि यूरोप के साथ हम ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से नया ट्रेड लेना है पर्टिकुलर ये सप्ताह के लिए तो वीकनेस के लिए कारोबार करें। बट अगले सप्ताह से मुझे लग रहा है कि 26 के बाद जो 27 पे हम मार्केट ओपन हो गए, शायद वो डेट पे हम यू के साथ एफटीए साइन करेंगे, तो उसके बाद एक रुपये में अच्छी तेजी लौटेगी। बट ये सप्ताह में मुझे लग रहा है अपर साइड 9120, 9130 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। अगर स्पॉट 9080 मिलता है बाई करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 90.72, 8 पैसे का स्टॉप लॉस लगाए, और अपर साइड 9120 से 9130 तक के लेवल एज ए पार्ट ऑफ वीकनेस ये सप्ताह में आपको आईएनआर में आते हुए दिख सकते हैं। ओके तो चलिए करेंसी पर ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ रुपए की चाल को ध्यान में रखते हुए अब सीधा आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एग्री कमोडिटी का और मसालों की चाल पर एक नजर डालते हैं। स्पाइसेस में अच्छे खासे एक्शन के साथ कामकाज हम देख रहे हैं। जीरा, धनिया, हल्दी तीनों में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के साथ कामकाज, जिसमें धनिया जो है करीब 5% के उछाल के साथ बुकपेश सबसे ज्यादा मजबूती दिखा रहा है पूरे स्पाइसेस पैक्ट में। अगर देखें तो जीरे और हल्दी में भी करीब 3% की मजबूती हम देख चुके हैं। कैसे देख रहे हैं मसालों की चाल को आप? जी, मसालों का ट्रेंड काफी लंबे समय से, विशेषकर हल्दी और धनिया का ट्रेंड दोनों का काफी पॉजिटिव चल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ अभी भी पॉजिटिविटी जारी रहनी चाहिए। विशेषकर जो सोइंग के इलाके हैं वहां पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके कारण जीरे में और धनिया में विशेषकर तेजी देखने को मिली है। और टीएमसी की बात करें तो टीएमसी का बाजार उसके सपोर्ट में बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ और भी तेजी जारी रह सकती है, क्योंकि धनिया ने वैसे भी अपने लाइफ हाइक के ऊपर बाजार ट्रेड करना शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि धनिया और टीएमसी दोनों के बाजार आउट परफॉर्म करते रहने चाहिए। मसालों में हम देख रहे हैं मोमेंटम के साथ कामकाज पिछले कई सेशन से नजर आ रहा है और ये मोमेंटम यहां से आगे भी कायम ही है। रवि, आपसे ग्वार पैक पर एक ट्रिक जानना चाहेंगे। ग्वार गम, ग्वार सीड में काफी मिला जुला रुख नजर आ रहा है। खास तौर से ग्वार गम देखें करीब 1% की गिरावट दिखा रहा है। ग्वार सीड में हमने देखा है तेजी जरूर देखी गई है, लेकिन ग्वार पैक पर ऑल इन ऑल आपका टेक क्या होगा? एज ऑलवेज यहाँ पे जैसे ही मंथ एंड एंड एक्सपायरी आती है, आई थिंक यहाँ पे प्राइसेस में करेक्शन आता है, क्योंकि सप्लाई कहीं से भी आ जाते हैं। और लास्ट मंथ के जो प्राइस थे उससे इस मंथ के प्राइसेस 12% ऊपर है। तो इस हिसाब से सप्लाई आना मंथ के मार्केट की उम्मीद भी थी, और इस हिसाब से ही सप्लाई है। हालांकि फिर भी मेरे हिसाब से हर टाइम जो 600-700 पॉइंट का करेक्शन आता है, ऐसा करेक्शन इस बार नहीं देखा गया है, एंड प्राइजेस में काफी स्टेबिलिटी है। तो मुझे लग रहा है कि पोस्ट दिस एक्सपायरी कल एक दिन अभी भी थोड़ा वोल्टालिटी वाला होगा, बट उसके बाद फिर से यहाँ पे तेजी लौट सकती है। तो वैसे भी दोनों की इंट्राडे मोमेंटम काफी फ्लैट होती है, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म का नजरिया रखे, गुआर सीड में बाई करें। अराउंड 5700 फरवरी फ्यूचर में बाई करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 5620, एंड फिर से यहाँ पे 5880 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। तो रिस्क सिर्फ 30-40 पॉइंट का है, और साथ में उसके सामने जो रिवॉर्ड है वो 180 पॉइंट का है। तो रिस्क रिवॉर्ड ये करेक्शन के बाद बेटर है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक के साथ बाइंग करना उचित रहेगा। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये राय ग्वार पैक पर हमें मिलती हुई, इसी के साथ एग्री कमोडिटी पर भी हमारे एक्सपर्ट्स के व्यूज हमने जाने। भूपेश जी, रवि जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने के लिए, नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी पर अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। कमोडिटी फटाफट को हम